कि हल्की ठंडी हवा चल रही होती है। छत पर पुराने से बिस्तर पर गौरी सिकुड़ कर सो रही होती है। पतली सी चादर ओढ़ी होती है। ठंड से उसके दांत किटकिटा रहे होते हैं, लेकिन थकान इतनी कि उसकी नींद टूट नहीं पाती। नीचे कमरे में सौतेली मां सुधा देवी बेचैन होकर करवटें बदल रही होती हैं। दिव्या, जाओ उस गौरी को उठाकर ला। छत पर पता नहीं किस कुंभकर्ण की नींद में सो रही है। अरे क्या दिक्कत है, रहने दो ना, उसे सोने दो और मुझे भी। तू उठेगी या मैं खींच कर ले जाऊं तुझे? जाओ ऊपर जाओ और हल्ला मचाकर इसे नीचे बुला। दिव्या गुस्से से उठकर जाती है। सीढ़ियों पर हवा लग रही होती है। दिव्या ठंडे पानी की बाल्टी लेकर जाती है। तेरी वजह से मुझे जल्दी उठना पड़ा, अब देख तू। दिव्या झुंझलाते हुए जाती है। दिव्या सुकड़ी सो रही होती है। हम काम करें मैडम, छत पर महारानी की तरह सोएंगी। वो तेज कदमों से उसके पास पहुंचती है। गौरी कांपते हुए सो रही होती है। दिव्या बिना आवाज के बाल्टी उठाती है, छपाक से गौरी के ऊपर डाल देती है। बर्फ जैसा ठंडा पानी गौरी पर गिरता है। गौरी हड़बड़ाकर उठ बैठती है। सांस अटक जाती है। ठंड से पूरा शरीर कांप उठता है। अरे दिव्या, ये क्या किया तुमने? इतनी मुश्किल से नींद आई थी और तुमने अरे हम तो समझे कि तुम छत पर कुंभकर्ण की नींद ले रही हो। मां बुला रही है, नीचे चलो जल्दी, नाटक मत करो ज्यादा। गौरी खुद को सीढ़ी को पकड़कर खड़ी हो जाती है। दांत किटकिटा रहे होते हैं। चादर पूरी भीग चुकी होती है। ठंड लग रही है, थोड़ा रुक जाओ दिव्या। नीचे आना है तो आप, नहीं तो यहीं जम जाओ, मुझे क्या। दिव्या ताना मारते हुए सीढ़ियां उतर जाती है। गौरी की आंखें भर आती हैं। वो आसमान की तरफ देखती है। आंखों से आंसू और पानी दोनों मिलकर टपक रहे होते हैं। काश कि कभी मुझे भी एक ऐसा घर मिल जाए जहां कोई मुझे जगाने के लिए पानी ना फेंके, बल्कि मेरे लिए रजाई लेकर आए। धीरे धीरे वो कांपते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है। अगले दिन सुबह कोहरे की सफेदी आसमान में फैली होती है। छत पर एक कोने में स्टील के ढेर सारे बर्तन रखे होते हैं। टंकी के नल से बर्फ जैसा ठंडा पानी आ रहा होता है। गौरी जमीन पर बैठे बर्तन धो रही होती है। हाथ पूरी तरह सुन्न, उंगलियां बिल्कुल लाल होती हैं। सांस से धुआं निकल रहा होता है। फिर भी वो बिना रुके काम करती जा रही है। उसके पीछे दिव्या खड़ी होती है। हाथ में मोटा डंडा, चेहरे पर घमंड और गुस्सा दोनों। ए गौरी, रुक क्यों रही है तू? मम्मी ने कहा आधे घंटे में सारे बर्तन चमक जाने चाहिए और मैं यहाँ हूँ तुझ पर नजर रखने के लिए। दिव्या, मेरे हाथ बहुत सुन्न हो गए, लाल पड़ गए, थोड़ा पोंछ लूं बस। नाटक मत कर, काम करो ना, और लगेगा, समझी? गौरी दर्द में हल्के से चीखती है। आंसू खुद पर खुद गिर जाते हैं। वो फिर से झुककर वहीं बर्तन ठंडे पानी से घुसा देती है। किस जन्म का बदला चुका रही हूँ भगवान, थोड़ी सी गर्माहट भी नसीब नहीं। दिव्या वहीं खड़ी रहती है, डंडा कंधे पर रखकर। अगले दिन रात को चारों तरफ बहुत ठंड होती है। घर के अंदर गर्म कमरे में सुधा देवी और दिव्या सोने की तैयारी में होते हैं। गौरी धीरे से आती है। मम्मी, आज मैं नीचे ही सो जाऊं, बहुत ठंड लग रही है ऊपर। जा जाकर ऊपर जाकर सो, जैसे रोज सोती है। मम्मी, दिव्या ने मेरी रजाई पूरी गीली कर दी थी और अब तक वो सूखी नहीं। इतनी ठंड में गीली रजाई में कैसे सोऊंगी? जा यहाँ से दफा हो, बहुत बोलती है तू। छत पर जाकर सो और ज्यादा मेरे सिर पर मत चढ़। गौरी चुप हो जाती है। सिर झुकाकर बाहर चली जाती है। छत पर पहुंचकर वो भीगी हुई रजाई उठाती है जिससे ठंडा पानी टपक रहा होता है। फिर भी वही बिस्तर लगाती है। बड़ी मुश्किल से खुद को उसमें लपेट लेती है। अगले दिन सुबह आंगन में एक पुरानी सी चारपाई पर मोहन जी बैठे होते हैं। गौरी उन्हें खाना परोस रही होती है, लेकिन उसका चेहरा तेज लाल, आंखें भारी और होठ ठंड से सूखे होते हैं। मोहन जी गौर से उसे देखते हैं, फिर अचानक उसका माथा छू लेते हैं। अरे गौरी, ये क्या? तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। क्या हुआ बेटा? रात को रजाई में नहीं सोई थी क्या? पापा, रजाई, हाँ बस ठंड लग गई शायद। क्या बात है बेटा, सच बता। सौतेली माँ उसे बड़ी बड़ी आंखें दिखाती है। गौरी घबरा जाती है। नहीं पापा, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, ये ठंड यूं ही लग गई होगी। मोहन जी दवाई ढूंढ कर लाते हैं। अपने हाथों से उसे दवा खिलाते हैं। दवा ले ले, नहीं तो और तबीयत बिगड़ जाएगी, और हाँ जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पिता उसे प्यार से खाना खिलाकर वहां से चले जाते हैं। पर तभी बढ़िया बीमार रानी, बहुत हुआ ये बुखार का नाटक। जा ऊपर छत पर हमारे लिए रोटी बना, हम भी तो नाश्ता करेंगे। गौरी धीरे धीरे उठती है। हाथ अभी कांप रहे होते हैं। बुखार से बदन जल रहा, लेकिन फिर भी चुपचाप वो ठंडी सीढ़ियां चढ़ते हैं। छत पर चूल्हे के पास जाकर कमजोर हाथों से रोटियां बेलने लगती है। अगले दिन सुबह छत पर बर्फ से ठंडी हवा चल रही होती है। गौरी कांपते हुए उठकर बैठती है। उसकी पुरानी जर्सी कई जगह से फटी हुई, रजाई इतनी पतली कि हवा आर पार निकल जाती है। उंगलियां नीली पड़ चुकी हैं। सांस में धुआं सा निकल रहा होता है। तभी दिव्या आती है, हाथ में पुराने कपड़ों का बड़ा सा ढेर लेकर, और वो उन कपड़ों को जमीन पर गौरी के सामने फेंक देती है। इन कपड़ों से जो मन करे पहन ले, जो तुझे सही लगे उठा ले। गौरी एक कपड़ा उठाती है। कहीं बाजू फटा, कहीं गर्दन कट गई, कहीं पूरा कपड़ा चीरा हुआ। दिव्या, ये सब कपड़े तो फटे हुए हैं, इन्हें पहनकर ठंड कैसे रुकेगी? और लोग क्या कहेंगे मुझे देखकर? हमारी महारानी को तो डिजाइनर ड्रेस चाहिए, जो मिल रहा है वो पहन, नखरे मत दिखा। गौरी चुपचाप उन फटे कपड़ों में से एक चुनकर पहन लेती है। खुद को समेटती है। अगले दिन सुबह और भी ज्यादा सर्दी होती है। गौरी नीचे रसोई में खाना बना रही होती है, चूल्हे की जगह गैस पर, क्योंकि छत पर हाथ पर काम नहीं कर रहे होते हैं। तभी सुधा देवी गुस्से में तूफान की तरह अंदर आती है। ए गौरी, नीचे खाना क्यों बना रही है? तुझे कहा था ना पूरी सर्दी खाना छत पर बनेगा। मम्मी, ऊपर बहुत ज्यादा ठंड है, हाथ जम जाते, रोटी बेली नहीं जाती, आज तो चक्कर भी आ रहे हैं। अच्छा, तेरे लिए छत पर हीटर लगाऊं क्या? जा चुपचाप ऊपर, रोटी और सब्जी दोनों वहीं से बना कर ला। दिव्या को गैस की रोटी अच्छी नहीं लगती, उसे चूल्हे की कड़क रोटी चाहिए। पीतल की भारी कढ़ाई उसके हाथ में देकर उसे धकेल देती है। बाहर की तरफ गौरी देखती रहती है। जा, चूल्हे की गर्मी में रहना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। गौरी कांपते पैरों से फिर से छत की सीढ़ियां चढ़ती है। हाथ में भारी कढ़ाई, जर्सी फटी, आंखों में आंसू। छत पर पहुंचते ही तेज हवा उसके बाल उड़ा देती है। चूल्हे की आग बार बार बुझ जाती है, पर फिर भी वो दोबारा जलाती है। कभी तो मेरी ठंडी किस्मत भी गर्म होगी, कभी तो मुझे भी प्यार की एक चादर मिलेगी। वो ठेठोटे हाथों से सब्जी चलाती है और रोटियां सेकती जाती है। अगली सुबह पिता के आने की तैयारी होती है। सुधा देवी के चेहरे पर नकली मुस्कान और असली चालाकी होती है। वो अलमारी से अच्छे कपड़ों का एक सेट निकालती है, बिल्कुल नई जैसे, सुंदर और साफ। वो कपड़े गौरी के हाथ पर फेंक देती है। ले, आज तेरे पापा आएंगे तो यही कपड़े पहनना, समझी? गौरी चुपचाप कपड़े पकड़ लेती है और कुछ नहीं कहती, लेकिन तभी सुधा देवी उसका कंधा जोर से पकड़ लेती है। और सुन, अगर जुबान खोलने की कोशिश भी की ना, तेरी हड्डी पसली अलग कर दूंगी। तुझे पता है तेरे पापा घर रहते नहीं है, यहाँ तो बस मेरी ही चलती है, समझ आ गई? गौरी के चेहरे पर डर साफ दिखता है। अगले दिन दोपहर में मोहन जी घर आते हैं। गौरी अच्छे कपड़ों में बिल्कुल सजी धजी पापा से मिलती है। अरे वाह गौरी, तू तो बहुत अच्छी लग रही है कपड़े में भी, कितनी सुंदर लगता है, तू बहुत खुश है यहाँ। गौरी मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन आंखों का दर्द छुपा नहीं पाती। जी पापा। वो कुछ कह नहीं पाती। सुधा देवी की चेतावनी कानों में गूंजती है और पिता को कुछ भी पता नहीं चलता कि उनकी बेटी का हर दिन दर्द से गुजर रहा है। कुछ दिन बाद सुधा देवी की बहन और उसके बच्चे घर आ जाते हैं। हंसी टिटोली, चाय नाश्ता, शोर शराबा, सब मजे कर रहे होते हैं। और गौरी कभी गिलास धोते, कभी झाड़ू लगाती है, कभी चाय सर्व करते, जैसे घर की नौकरानी। रात को जब सोने का समय होता है, अचानक आसमान में जोर की बिजली गूंजती है। ठंडी हवा तेज हो जाती है और हल्की बारिश की बूंदें भी गिरने लगती हैं। मम्मी, आज बारिश हो रही है, मैं नीचे ही सो जाऊं, छत पर भीग जाऊंगी। दिखाई नहीं देता मेरी बहन और उसके बच्चे आए हैं, घर में जगह नहीं है, तू ऊपर ही सो। जरा सी बारिश में भीग जाएगी तो क्या कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा? और मम्मी, ये सर्दी की बारिश है, जा यहाँ से, मुझे ज्यादा मत सिखा। गौरी चुपचाप रजाई पकड़कर छत पर जाती है। बारिश अब तेज हो जाती है, रजाई भारी हो जाती है। वो कांपते हुए कोने में सिमट जाती है, आंखें बंद कर लेती है। उसके आंसू बारिश के साथ मिलकर बहने लगते हैं। अगर मेरी मां होती तो क्या मुझे इतना दर्द सहना पड़ता? क्या मुझे हर सर्दी में ऐसे अकेला सोना पड़ेगा? अगले दिन गौरी फटे हुए पुराने कपड़ों में कॉलेज पहुंचती है। हल्की झिझक, चेहरे पर उदासी और आंखों में नींद भरी होती है। कॉलेज की 4-5 लड़कियां उसे घेर लेती हैं और शिकार की तरह घूरने लगती हैं। अरे देखो, बेचारी के पास कपड़े तक नहीं है, हाय रे किस्मत। तुम लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इसकी सौतेली मां से रोज छत पर सुलाती है, लगता है इसे अपने कमरे में रखने में शर्म आती है। बेचारी मायके में इतना दुख है, ससुराल में तो भगवान जाने क्या होगा। मायका ही इसका छत पर सुलाने वाला है, तो ससुराल में तो इसे घर के बाहर ही सुलाएंगे। सब हंस पड़ती है और गौरी डर से कांपने लगती है। आंसू निकल आते हैं और वो चेहरा छुपा लेती है।
एनफ, शर्म नहीं आती तुम्हें किसी को यूं तंग करते हुए? सारी लड़कियां घबरा जाती हैं और धीरे धीरे वहां से खिसक जाती हैं। गौरी सिसकियां रोक नहीं पा रही होती है, अपना चेहरा दोनों हाथों से ढककर खड़ी हो जाती है। राघव धीरे से उसके पास आता है। गौरी आप ठीक है? गौरी जवाब नहीं दे पाती, बस रोती रहती है। राघव पास की कैंटीन से पानी लाता है, उसके हाथ में पकड़ाता है। लीजिए पानी लीजिए, प्लीज शांत हो जाइए। गौरी कांपते हाथों से पानी पीती है। देखिए इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं उसके दिल से होती है। उन्हें अपने पैसों का घमंड है, खर्च कर लेती है, इसलिए खुद को रानी समझती है। थैंक यू सो मच। मैं तो बहुत डर गई थी, लग रहा था मैं यहाँ भी नहीं पढ़ पाऊंगी। कोई बात नहीं, अगर कॉलेज में कभी कोई परेशानी हो बस मुझे कॉल कर लेना, मैं हूं ना। गौरी पहली बार किसी की आंखों में अपने लिए चिंता और सम्मान देखती है, उसकी आंखों में चमक लौट आती है। थैंक यू राघव, सच में बहुत थैंक यू। राघव हल्की मुस्कान देता है। समय बीतता जाता है, राघव और गौरी की दोस्ती गहरी हो जाती है। एक दिन दोनों कॉलेज कैंटीन के कोने में बैठे होते हैं, कॉफी के कप से भाप निकल रही होती है। गौरी मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, बहुत दिन से मैं चाहता हूँ कि हमारा रिश्ता आगे बढ़े, हम शादी कर लें। राघव, मेरी सौतेली माँ बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर उन्हें पता चला ना तो मेरी जान तक ले लेंगी। वो मुझे कभी भी किसी खुशी के लायक नहीं समझती हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तरीके से ही आऊंगा, अपने मम्मी पापा के साथ घर आकर रिश्ता मांगूंगा, तुम्हारी इज्जत से, तुम्हारे पापा की इज्जत से। मेरे पापा बहुत अच्छे, वो जरूर इस रिश्ते को अपनाएंगे, बस मेरी सौतेली माँ से डर लगता है। मैं हूं ना, अब किसी से मत डरना। गौरी हल्के से सिर हिला देती है। कुछ दिनों बाद राघव अपने माता पिता के साथ मोहन जी के घर रिश्ता लेकर आता है। सुधा देवी घर में अमीर लोगों को देखकर लालच से भर जाती है। ये रिश्ता तो मेरी दिव्या के लिए ही होना चाहिए, गौरी जैसी फटेहाल लड़की के लिए नहीं। तुरंत वो दिव्या को सजाकर लाती है, गहने, मेकअप, नए कपड़े। लीजिए, हमारी बेटी दिव्या बहुत सुशील है, रिश्ते के लिए बिल्कुल सही है। राघव एक नजर दिव्या पर डालता है। मुझे इससे शादी नहीं करनी, मैं तो गौरी से शादी करना चाहता हूँ। दिव्या का चेहरा उतर जाता है और फिर गुस्से से लाल हो जाता है। वो पांव पटक कर कमरे से चली जाती है। सुधा देवी की चाल वहीं खराब हो जाती है। अरे वाह, मेरी गौरी को भी कोई पसंद करता है। उनके दिल में गर्व और भावुक खुशी आंखें भर आती हैं। गौरी बेटा बाहर आओ, ये लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। गौरी पीछे से शर्माती हुई निकलती है। एक साधारण पर साफ सुथरी सलवार सूट में उसकी सादगी ही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। राघव की मां और पिता उसे देखते ही मुस्कुरा देते हैं। राघव उसे देखकर अपनी नजरें हटा ही नहीं पाता और मुस्कुराता रहता है। गौरी नजरें झुका लेती है, लेकिन उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान के उठती है। कुछ दिनों बाद बड़ी धूमधाम से गौरी और राघव की शादी हो जाती है। डोली सजती है, ढोल नगाड़ों के बीच गौरी मुस्कुराती हुई अपने नए घर ससुराल में पहुंचती है। घर की दहलीज पर सास आरती की थाली लेकर खड़ी होती है। आओ बेटी, लक्ष्मी बनकर हमारे घर में कदम रखो। चावल के लोटे को गिरवाती है और गृह प्रवेश हो जाता है। भाभी चलिए, मैं आपको आपका रूम दिखाती हूँ। भाभी पूरे घर में सिर्फ आपका कमरा ही ऐसा है जिसमें चारों तरफ हीटर लगे, बाकी कमरे में तो बस एक छोटा सा हीटर है। भैया ने आपके लिए पूरा रूम सेट करवाया है। सच में? दरवाजा खोलते ही गौरी कुछ पल के लिए ठहर जाती है। चारों दीवारों पर बड़े बड़े हीटर, फर्श पर नरम गरम कालीन, राजाओं जैसा बड़ा बेड और कमरे में फैली सुकून भरी गर्माहट होती है। हे भगवान, मैंने तो आज तक हीटर का सुख सही से देखा भी नहीं और यहाँ तो चारों तरफ गर्माहट ही गर्माहट है, जैसे किसी सपने में जी रही हूँ। थोड़ी देर बाद राघव कमरे में आता है। दोनों बेड पर रजाई में बैठ जाते हैं। तुम्हें मेरा परिवार कैसा लगा? आपका परिवार बहुत अच्छा है, मुझे यहाँ पर बहुत सुरक्षित और अपनापन महसूस हो रहा है। अगर तुम्हें यहाँ किसी भी चीज की कमी लगे, कुछ भी चाहिए तो बिना झिझक बता देना। मम्मी पापा बहन सब बहुत खुली सोच वाले हैं, तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होगी। और मुझे विश्वास है कि ऐसा ही होगा। राघव धीरे से उसके हाथ पर हाथ रखता है। गौरी पहली बार खुद को किसी के साथ सुरक्षित महसूस करती है। अगली सुबह हल्की धूप खिड़की से कमरे के अंदर आ रही होती है, लेकिन गौरी अभी भी गहरी नींद में होती है। पहली बार उसे इतनी आरामदायक नींद मिलती है। राघव धीरे धीरे से उसे उठाने की कोशिश करता है। गौरी गौरी उठ जाओ, आज तुम्हारा पहला दिन है, तुम्हें नीचे जाकर खाना भी बनाना होगा। पहली बार मतलब? हाँ, मेरी सौतेली माँ मुझे छत पर सुलाती थी, हमेशा ठंड में। अचानक गौरी रुक जाती है। उसे लगता है कि उसने ज्यादा ही बोल दिया। कौन सी बात, बताओ ना पूरी बात। नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस यूं ही बोल रही थी। वो झटपट उठकर शॉल ठीक करती है। राघव उसकी आंखों में छिपा दर्द देख लेता है, पर वो कुछ कहता नहीं, बस चुपचाप उसे देखता रहता है। शाम होते होते गौरी पूरा दिन काम करके थक चुकी होती है, लेकिन उसके चेहरे पर थकान से ज्यादा एक उत्साह होता है। बस अब जल्दी सब काम खत्म कर लूं, फिर अपने गरम गरम कमरे में जाकर चैन से सोऊंगी। कितना सुख है यहाँ। वो मुस्कुराते हुए प्लेटें रखती है और रसोई साफ करती है और अपने कमरे की तरफ दौड़ पड़ती है। कमरे के अंदर जाकर वो आराम से बेड पर लेट जाती है। फर्श की गर्माहट, दीवारों से आती हीटर की गर्म हवा, उसकी आंखें धीरे धीरे नरम हो जाती हैं। मायके में मुझे ठंडी छत पर सुलाया जाता था, बिना रजाई के कांपते हुए, और यहाँ मुझे इतनी गर्माहट, इतना प्यार मिला है। शायद अब मेरी जिंदगी बदलने वाली है। गौरी मुस्कुरा देती है। अगले दिन सुबह घर में खूब रौनक होती है। सास की कई दोस्त घर पर आ जाती हैं। सब तैयार होने लगती हैं बाहर जाने के लिए। चलो शॉपिंग चलते हैं और मस्ती करेंगे। ठीक है, मैं भी चलती हूँ। गौरी बेटा तू भी चल मेरे साथ। नहीं मम्मी जी, मेरा मन नहीं है जाने का, आप सब जाओ। चलो कोई बात नहीं, तू यहाँ आराम कर लेना और ज्यादा काम मत करना। मम्मी जी काम कम करने को कह रही हैं, यहाँ में और वहाँ में कितना फर्क है। सास अपनी दोस्तों के साथ चली जाती है। अब घर में सिर्फ गौरी और उसकी नंद होती है। गौरी काम कर रही होती है। कुछ देर बाद नंद नीचे आती है। भाभी आप क्या कर रही हो? मम्मी तो चली गई, चलो थोड़ी देर आराम करते हैं। इतनी ठंड है, कमरे में बैठकर मूवी देखते हैं, काम तो चलता रहेगा। गौरी एक पल को चौंक जाती है। उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी मिलकर चमक उठती है और दोनों कमल में बैठ जाती है। मायके में तो सब मुझे रोबोट समझते थे, दिन रात बस काम काम और काम, और यहाँ मुझे इंसान समझा जा रहा है। आराम की बात हो रही है, खुश रहने की बात हो रही है। गौरी नंद के साथ मूवी देखते हुए धीरे धीरे मुस्कुराने लगती है। उधर सास और उनकी दोस्त शॉपिंग कर रही होती हैं। सभी दोस्त अपने लिए कपड़े खरीद रहे होते हैं, लेकिन सास की नजरें बार बार महिलाओं वाले स्वेटर और जर्सी सेक्शन पर टिकी होती हैं। गौरी के पास अच्छे कपड़े बहुत कम है, उसकी ठंड में हालत ना खराब हो जाए। कुछ देर बाद सब घर लौटते हैं। सास बड़े प्यार से एक बैग गौरी के हाथ में रखती है। गौरी ले बेटा, तेरे लिए जर्सी और शॉल लाई हूँ, आज बहुत ठंड है ना। थैंक यू मम्मी जी। वो शॉल को अपने हाथों पर फेर कर उसकी गर्माहट महसूस करती है। मायके में फटे कपड़े पहनते पहनते जिंदगी बीती, और यहाँ मैं नए कपड़े पहन रही हूँ। कितना नसीब बदल गया है मेरा। अगले दिन शाम में ससुर ऑफिस से घर लौटते हैं। हाथ में मूंगफली और गुड़पट्टी के पैकेट लिए होते हैं। अरे बेटा आओ सब लोग, रजाई में घुसकर मूंगफली खाएंगे और मूवी देखेंगे। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सब लोग ड्राइंग रूम में बड़ी सी रजाई डालकर उसमें घुस जाते हैं। सभी हंसी मजाक के साथ मूवी देखने लगते हैं। गौरी एक कोने में बैठी सबको देख रही होती है। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात चलती है। कहाँ मैं मायके में दिन रात छत पर काम करती थी, ठंड पानी रात नींद कुछ नहीं देखने को मिलता था, और कहाँ यहाँ इतनी गर्माहट, इतना प्यार, इतना सुकून है। उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो खुद को पहली बार एक परिवार का हिस्सा महसूस करती है। कुछ दिनों बाद घर पर बुआ जी और उनके बच्चे आ जाते हैं। सब लोग खूब मस्ती करते हैं और रात में यहीं रुकने का प्लान बन जाता है। रात में सोने की तैयारी होती है। मम्मी जी मैं आज छत पर सो जाऊंगी, बुआ जी के बच्चे मेरे बेड पर सो जाएंगे, वरना उन्हें ठंड लग जाएगी। गौरी बेटा तू क्यों छत पर सोएगी? तू जाकर अपने कमरे में ही सो, हीटर तो लगा है वहाँ, और इतनी भी ठंड नहीं कि बिना हीटर के सोया ना जाए। तू चिंता मत कर, बाकी हम जुगाड़ कर लेंगे। गौरी की आंखें नम पड़ जाती हैं। वो सिर हिलाकर कमरे की ओर चली जाती है। कमरे में जाकर दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। बाहर बारिश हो रही होती है, तेज हवा, बिजली, ठंडी बूंदें, और तभी मेरी बहन आई है, नीचे जगह नहीं है, जाओ ऊपर छत पर भीग जाएगी तो क्या आसमान टूट पड़ेगा। गौरी की फटी रजाई कांपते हाथ पैर रोते हुए आसमान को देखती है। कहाँ मेरा छत पर सुलाने वाला मायका था, और कहाँ गर्म कमरे में सुलाने वाला ससुराल। वो अपने गर्म बिस्तर में लेट जाती है। रजाई की गर्माहट से धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होती हैं। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। अगले दिन सुबह घर में सब लोग अपने अपने काम में लगे होते हैं, लेकिन एक बात अलग होती है। राघव ऑफिस नहीं जाता है, वो अपने कमरे में ही रहता है। गौरी नीचे ही पूरी तरह से घर के कामों में लगी रहती है। कभी सास के लिए चाय बनाना, कभी नंद के साथ हंसते हुए बात करना। आज पूरा दिन उसके चेहरे पर सुकून होता है। अरे वाह, मेरा घर मेरा ससुराल, जहाँ हर कोई मेरी हंसी और खुशियों की परवाह करता है। काश ऐसा ही दिन हमेशा रहे। राघव वो नीचे एक बार भी नहीं आया, ना नाश्ते के लिए ना दोपहर के खाने के लिए, बस कमरे में ही बंद है। शाम होने लगती है। सब लोग टीवी के सामने चाय पी रहे होते हैं। गौरी सोफे पर बैठी बेचैन होती है। राघव आज पूरे दिन कमरे में क्या कर रहे हैं? नीचे भी नहीं आए, क्या बात है? वो उठकर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ती है और अपने कमरे की ओर जाने लगती है। जैसे वो दरवाजा खोलने लगती है, राघव तुरंत दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। अरे अरे दरवाजा मत खोलो।
क्यों? अंदर क्या कर रहे थे पूरे दिन? कुछ तो बताइए। बस सवाल मत पूछो, पहले खाना दो, बहुत भूख लगी है और फिर सब बताएंगे। गौरी थोड़ा और कंफ्यूज पर मुस्कुराते हुए नीचे जाती है। सब लोग साथ में खाना खाते हैं, माहौल हमेशा की तरह प्यार भरा और नरम होता है। खाने के बाद सब अपने अपने कमरे की ओर चले जाते हैं। गौरी भी अपने कमरे की तरफ बढ़ती है। जैसे वो दरवाजा खोलती है उसकी आंखें चमक उठती है। कमरे में हल्की हल्की लाइटें, बिस्तर पर रजाई सजी हुई, टेबल पर गरम गरम हल्का स्नैक्स और टीवी पर कोई अच्छी सी रोमांटिक मूवी चालू होती है। टड़ा! आज ऑफिस से छुट्टी इसलिए ली क्योंकि बस तुम्हारे साथ पूरा दिन बिताना चाहता था। हमारी शादी के बाद से तुम सिर्फ काम ही करती रही हो। आज बस आराम, बस तुम और मैं। गौरी के चेहरे पर हंसी फैल जाती है। वो राघव को देखती रह जाती है, आंखों में चमक और दिल में खुशी होती है। दोनों रजाई में बैठकर स्नैक्स खाते हैं। राघव उसे चॉकलेट खिलाता है। तुम्हारे साथ इस घर में आई हूँ उस दिन से मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो चुकी। पहले मैं सिर्फ जी रही थी, अब मैं जीवन जी रही हूँ। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। टीवी की रोशनी, कमरे की गर्माहट दोनों अच्छी होती है। एक दिन शाम में ड्राइंग रूम में परिवार बैठा होता है। सास चाय डाल रही होती है, ससुर अखबार मोड़ कर रखते हैं। अरे गौरी बेटा, तू जब से शादी करके आई है एक बात भी अपने मायके नहीं गई, ऐसी क्या बात है? गौरी का दिल धक से रुक जाता है। उसके चेहरे पर हल्का डर लेकिन मुस्कान बनाए रखती है। अभी पापा बिजनेस ट्रिप पर गए हैं ना, जब वो आ जाएंगे तब चली जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं बेटा, कम से कम अपनी माँ और बहन से तो मिला, मुझे भी तसल्ली हो जाएगी। गौरी चुपचाप से हिला देती है। राघव उसी दिन उसे मायके छोड़कर आता है। गौरी दरवाजे पर उतरते हुए मन ही मन कांप रही होती है। कॉल करना अगर कुछ भी जरा सी भी परेशानी हो तो। वो मुस्कुराकर उसे हिम्मत देता है। गौरी मुस्कान दबाकर हाँ में सिर हिलाती है और दरवाजा धीरे से बंद कर लेती है। राघव घर पहुंचता है तभी फोन बज उठता है। राघव बेटा, मैं बिजनेस ट्रिप से लौट रहा था, सोचा तुम दोनों से मिलता चलूं। थोड़ी देर में तुम्हारे घर पहुंच रहा हूं। पापा, मैं तो अभी गौरी को छोड़कर आया हूं, वो मायके में ही है, आप वहीं मिल जाइए उससे। हाँ, ये तो और भी बढ़िया, ठीक है बेटा, मैं गौरी से वहीं मिलता हूं। मोहन जी मायके जा पहुंचते हैं। घर खाली सा मिलता है। गौरी बेटा, कहाँ हो? कोई जवाब नहीं मिलता। तभी छत से बर्तन खड़खड़ाने की आवाज आती है। वो दौड़ते हुए छत पर जाते हैं और जो नजारा सामने होता है उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। गौरी ठंडी हवा में चूल्हे पर रोटी बेल रही होती है। हाथों पर लाल निशान, उंगलियां सुन्न और दिव्या रजाई में बैठी मजे से ताजी रोटी खा रही होती है। गौरी जरा सी देरी करती है रोटी देने में, तभी सौतेली मां उसके हाथ पर चलता हुआ चिमटा दे मारती है। आंखों में आंसू, दर्द से बदन कांप उठता है। मोहन जी ये सब कुछ देखकर उनका खून खौल उठता है। वो दौड़ते हैं, चिमटा सौतेली मां के हाथ से छीनकर फेंक देते हैं और जोर से धक्का दे देते हैं। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? जानती भी हो इसे कितना दर्द हुआ है। गौरी रोते रोते पापा से लिपट जाती है। उसकी सिसकियां मन को चीर देती हैं। आपने गलत देखा है। पहले इसने मेरे साथ बदतमीजी की और अब आपके सामने नाटक कर रही है। नाटक? नाटक के चोटे हैं। वो गौरी के हाथ पकड़कर बाजू ऊपर उठाते हैं और सारे हाथों पर नीले लाल डंडों के निशान, त्वचा फटी हुई, दर्द साफ नजर आता है। पापा, आप यहाँ रहे नहीं। इन्होंने हमेशा मेरे साथ यही किया। रात को छत पर सुलाया जाता है, ठंड में बर्तन धुलवाए जाते हैं और अगर एक पल रुक जाओ तो बाहर पड़ती है। बेटा, मेरी लापरवाही ने तुझे इतना दर्द दिया, मुझे माफ कर दे। वो तुरंत गौरी का सामान उठाते हैं और कार में लेकर निकल जाते हैं। सास ससुर के घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाते हैं और अंदर जाते हैं। भाई साहब, मैं अपनी बेटी आपको सौंप रहा हूं। अब ये आपकी अमानत है, पर मैं इसके साथ खड़ा नहीं रह पाया। मेरी बेटी सब सहती रही पर मैंने कभी नहीं जाना। बस ज्यादा इसका ख्याल रखना है।